और अब सबसे बड़ी चुनौती देखिए ये होगी, चेहरे बदलने की जो बातें हो रही थी कि आलमगीर आलम का मंत्री पद किसे दिया जाएगा और जो 12वां मंत्री है बैजनाथ राम को दिया जाएगा नहीं, ये एक बड़ी चुनौती होगी और इस पे अब सबकी नजरें रहेंगी। तो क्या लगता है कैसा होगा स्वरूप इस बार मंत्रिमंडल का? जब मंत्रिमंडल के स्वरूप से पहले बताऊं कि इसी से पता चलता है कि हम लोग जो इतने दिन से कयास लगा रहे थे कि ये मंत्री बनेगा, वो मंत्री बनेगा, और हम ये भी कह रहे थे कि अब जल्द जो है मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, तो देखिए वो क्यों नहीं हो रहा था। अब ये वजह सामने अब आ गई है कि देखिए पूरा नया मंत्रिमंडल ही बनेगा, तो नई सरकार बन रही है। 5 साल में तीसरी सरकार आप कह सकते हैं। हेमंत सोरेन इस टर्म में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें किसको जगह मिलती है, कौन छोड़े जाते हैं, बहुत सारे तो सवाल हैं। 3 महीने के लिए लगता है कि नए चेहरे अब आएंगे? अगर सिर्फ बादल पत्रलेख को छोड़ दिया जाए तो क्या बाकी जो मंत्री हैं वही रिपीट होंगे? देखिए कुछ नए मंत्री तो बनाने होंगे क्योंकि आप जी हाँ, क्योंकि आपको समीकरण भी बिठाने हैं। अब चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो ऐसी परिस्थिति में आप समीकरण बिठाते हैं, आप लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं। अब देखिए एक अगर आलमगीर आलम अब इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहेंगे तो अब ऐसी परिस्थिति में आपको एक अल्पसंख्यक उनकी जगह पर चाहिए, क्योंकि देखिए एक अल्पसंख्यक ने अपनी नाराजगी भले ही वोटों के जरिए नहीं की लोकसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरह से 14 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन ने एक भी जो सीट है वो आपको अल्पसंख्यक वर्ग को नहीं दिया जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो उससे वो बहुत खुश होंगे ऐसा मुझे नहीं दिखता। तो इन परिस्थितियों में अगर अब इसके बाद आप आलमगीर आलम के हटने के बाद भी किसी अल्पसंख्यक को इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करते हैं तो उसका संदेश एक बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए जो है वो जगह बन सकती है, तो एक वो आ सकते हैं। इसके अलावा भी जो है 1-2 मंत्री पद आपको देना होगा। आपको यह भी देखना होगा कि जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जैसे हम लोग अनुसूचित जनजाति सीटों की बात करते हैं, अनुसूचित जाति की सीटों पर इंडिया गठबंधन की करारी हार हुई है। 9 सीटें अनुसूचित जाति आरक्षित हैं और उन 9 की 9 सीट पर जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हारे हैं। तो इस पर भी उन्हें विचार करना होगा, क्योंकि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें से कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे, जिसमें कि लातेहार की बात कर लीजिए, चतरा की बात कर लीजिए, जुगसलाई की बात कर लीजिए, तो इन सीटों पर प्रत्याशी जीते थे इंडिया गठबंधन के, तो इस बार नहीं जीते। तो जिस तरह से बैजनाथ राम को पिछली बार जब चंपई सरकार बनी थी तो वहां राजभवन के पास बुलाकर और बिल्कुल आखिरी वक्त में उनका नाम काटा गया था, क्या वो संदेश जो है वो साफ साफ नहीं गया? क्योंकि इन सब के बीच बीजेपी ने अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, तो एक जो अनुसूचित जाति का वोट है वो गोलबंद हुआ अमर कुमार बावरी के नाम पर बीजेपी के साथ, तो वो वोट इधर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो आपको ये भी देखना है कि क्या एक जो एससी जाति से आने वाले किसी विधायक को मंत्री बनाया जाए, तो एक जगह वहां आपको भरने के लिए देखना है। बीजेपी ने ओबीसी प्रत्याशी ज्यादा उतारे लोकसभा के चुनाव में और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला, तो वो चीज को भी काउंटर करने की कोशिश जो है यहां पर इंडिया गठबंधन के तरफ से होनी चाहिए। अभी देखिए बन्ना गुप्ता हैं, लेकिन क्या एक और एक्स्ट्रा मंत्री ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा, या फिर जो विधायक दल का नेता कांग्रेस अगर चुनता है तो वहां पर उन चीजों को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। इन चीजों को देखना होगा, क्योंकि अभी बहुत ऐसा मोमेंट आ गया है जब चुनाव सर पर होता है तो आपको हर फैसले बहुत फूक के लेने होते हैं। भी झेलने की कंडीशन नहीं कहीं पर भी किसी बात की नाराजगी कहीं हो जाए और 2-3% वोट का भी उससे डेंट लग जाए ना, तो चुनाव परिणाम पर असर पड़ता है। तो इसलिए अभी बहुत सोच समझकर, और मुझे लगता है इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया।